नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा पर। आपको आपके स्क्रीन पर दो इमेजेस दिख रही हैं। एक तरफ है मलिक मोहम्मद जैसी और दूसरी तरफ है रानी नागमती। तो यानी कि आप देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम करने वाले हैं क्लास 12 तंत्रा का विखंड 12 मासा। और दोस्तों इस 12 मासा का जो आपका चैप्टर है इसकी व्याख्या मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ। इसका वीडियो मैं पहले ही तैयार कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेरा व्याख्या वाला वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 12 मासा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ना सिर्फ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हैं, ना सिर्फ वो प्रश्न, बल्कि उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इस चैप्टर में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। कविता 12 मासा में नागमती के कितने माह का वियोग वर्णन किया गया है? तो इसमें आपके 4 माह का वियोग वर्णन किया गया है, जो आपको याद भी होंगे, अगहन, पूस, माघ और फागुन। आगे चलेंगे। विलोम शब्द लिखिए। ये तो निहायत ही आसान प्रश्न है। दुख का सुख, जल का थल या निर्जल। शब्दों के शब्दार्थ लिखें। रकत यानी खून या रक्त। सिचान एक पक्षी जिसे हम बाज भी कहते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, वापस चलेंगे अपने स्क्रीन पर। और दारुण, दारुण यानी मुश्किल। शब्दों के पर्यायवाची लिखें। पवन, हवा और वायु, दीपक, चिराग और दिया, मोर, मयूर और नीलकंठ। ये तो आसान प्रश्न है। आगे चलेंगे। रक्त ढरा डैश सब शंख, रिक्त स्थान को पूरा करो। रक्त ढरा मांस गिरा, हाड़ भय सब शंख, यानी कि रक्त जो है वो आंसू बनकर बह चुके हैं, मांस जो है वो गल चुका है और हड्डियां, हाड़ यानी हड्डियां जो है वो शंख के समान खोखली हो चुकी हैं। आगे अगले प्रश्न आपके, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। 12 मासा कविता कहाँ से ली गई है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर अच्छी तरह से याद कर लें। 2 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 मासा कविता मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से ली गई है। यानी कि हमारी ये जो कविता है ये पद्मावत से ली गई है और पद्मावत में भी नागमती वियोग खंड के अंदर से। अगला प्रश्न, इस कविता में किसका वर्णन किया गया है? इस कविता में सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन के प्रेम की कथा है, जो आपका पद्मावत है। और जो हमारी कविता है उसमें नागमती की विरह का वर्णन किया गया है। यानी कि पद्मावत में पूरा का पूरा जो है वो रानी पद्मावती और राजा रतन सेन के प्रेम की कथा है, और साथ ही उसमें नागमती की विरह वेदना का भी वर्णन है। और हमारी जो कविता है 12 मासा, इसमें हमने नागमती की विरह का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, कविता 12 मासा में नागमती के कितने माह के वियोग का वर्णन है? तो ये आपने अभी किया ही है, 4 माह के वियोग का वर्णन है। अगहन, पूस, माघ और फागुन, 4 महीनों का हमने लिया है 12 मासा में। अगला प्रश्न, जो दीपक बाती से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि नागमती के वियोग को बताते हुए कहते हैं कि नागमती ऐसे वियोग में जल रही हैं जिस प्रकार दीपक की बाती जलती है। 12 मासा कविता में क्या विशेष है, यानी कि क्या खास है इसमें? सबसे पहले तो इसमें नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है, वियोग रस है, कविता में लयात्मकता है, और भाषा जो है वो भावों के अनुकूल है, यानी कि जिस तरह के भाव हैं उसी तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, दूबर दुख सो जाई किमि काढ़ी। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। आशय स्पष्ट करें, अर्थ बताएं, पंक्तियों को स्पष्ट करें, भाव स्पष्ट करें। इन सब का एक ही अर्थ होता है दोस्तों। अगर ये पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है आपको इन पंक्तियों का अर्थ बताना है। इन पंक्तियों में कवि कहता है, विरहिणी नायिका ठंड के मौसम में वियोग से आतुर होकर कह रही है कि अगहन के महीने में रात में काली काली घटाएं बढ़ी चली आ रही हैं, मेरा विरह रूपी दुख जो है वो बढ़ रहा है। अगहन के महीने में दिन छोटे और रातें बड़ी हो गई हैं, जिसके कारण विरहिणी रायिका के लिए लंबी रातें काटना मुश्किल हो रहा है। अब धनी देवस बिरह भा, रात करो जरे बिरह ज्यो दीपक बाती। इन पंक्तियों का आशय बताएं। इसमें नागमती का जो विरह रूपी दुख है वो बढ़ता जा रहा है। इस वियोग रूपी दुख के कारण विरहिणी नागमती का अब दिन गुजारना जो है वो मुश्किल हो गया है। और जो नागमती के जो दिन हैं, जो रातें तो पहले उसे काटनी भारी थी ही, लेकिन अब जो है वो दिन काटना भी मुश्किल हो रहा है। और वो अपने विरह में ऐसे जल रही है जैसे दीपक में बाती जलती है। कापी हिया जनावा सीयू, तो पे जाई होई संग पियो। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दर्द भरी सर्दी में नागमती का हृदय जो है
वो अपने पति के वियोग में काँप रहा है, उन्हें बाहर की सर्दी से ठंड नहीं लग रही। वे कहते हैं कि नागमती का कलेजा वियोग की ठंड में काँप रहा है। ऐसे मौसम में यदि पिया पास हो तभी चैन मिलता है। यानी कि बाहर की ठंड से नागमती परेशान नहीं, जो विरह रूपी अग्नि से जो उसका हृदय काँप रहा है वो उससे परेशान है। घर घर चिर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में जो है वो हर व्यक्ति चिर यानी वस्त्र लेकर मौज मना रहा है, यानी कि ठंड का मौसम आ गया है और हर व्यक्ति जो है वो अपने लिए गर्म कपड़े तैयार करवा रहा है, गर्म कपड़े पहन रहा है। लेकिन नागमती कहती हैं कि मेरे प्राणधार तुम जल्दी से आ जाओ, मेरी सुंदरता तुम्हारे बिना किस काम की है। तुम्हारे साथ साथ मेरी सुंदरता भी चली गई है, मेरा रंग रूप भी चला गया है और तुम लौट कर नहीं आए। नागमती कहती है कि अगर तुम आ जाओगे लौट कर तो मेरी सुंदरता भी लौट आएगी। अगला प्रश्न, पियो से कहू संदेश राहे भोराहे काग, सोधनी बिरहे जरी गई तही के धुआं हम लाग। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नागमती इतनी ज़्यादा दुखी हो चुकी है कि वो भंवरे और कौवे को कहती है कि मेरे प्रिय के पास जाओ और उनसे ये संदेशा कह दो कि उनकी प्रियतमा जो है वो उनके वियोग में तड़प रही है। उनसे कहना कि उनकी प्रियतमा विरह रूपी अग्नि में जल चुकी है और उसी अग्नि के धुएं से हम काले हो गए हैं। भंवरा और कौवा दोनों ही काले होते हैं। अब ये आपके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जियत खाई महू नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में करें। पंक्ति में बताया गया है कि चील, कोए, बाज आदि जो है वो पक्षी मुर्दों के मांस को नहीं छोड़ते, अर्थात मरे हुए जीव का मांस खाते हैं, किंतु विरह रूपी बाज जो है वो नागमती को जीते जी मार रहा है। यहाँ विरह की उपमा बाज पक्षी से की गई है। बाज पक्षी तो जीव का मांस खाता है इसलिए वह जीव मर जाता है, किंतु विरह तो इंसान को जीते जी मार देती है। यहाँ नागमती कहती हैं कि ये जो विरह रूपी बाज है ये मुझे जीते जी मार डालेगा, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। माघ महीने में विरहणी को क्या लगता है? माघ महीने में विरहणी नायिका जो है वो पिया वियोग में पाला पड़ने की वजह से जड़वत हो गई है। पति के बिना भारी ठंड में रजाई भी उनसे नहीं ओढ़ी जा रही है। विरहणी नायिका का जो जिया है यानी कि जो हृदय है वो पिया के बिना काँप रहा है। नागमती कहती हैं कि विरह के कारण उनकी आंखों से बहने वाले आंसू भी ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे बादल से पानी बरस रहा हो, यानी बरसात हो रही हो। उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू उन्हें बहुत कष्टप्रदाय लग रहे हैं। इसी पद में विरहणी की मार्मिक वेदना का चित्रण किया गया है कि किस तरह से वो परेशान है। पीयू से कहूँ संदेश राय, ये प्रश्न तो हम कर चुके हैं, ये रिपीटेड प्रश्न है, फिर भी चलो देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। इस पद में विरह अग्नि के कारण कोए और भंवरे के काले रंग को चित्रित किया गया है। नायिका कहती हैं कि हे भंवरे, हे कौवे, तुम मेरे पिया को संदेशा कह देना कि तुम्हारी पत्नी जिस अग्नि में जल रही है, जिस विरह अग्नि में वो जल रही है, उसी के धुएं में जलकर काली हो गई है, अर्थात वह अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। रकत ढरा माँ सुगरा हाड़ वय सब संख, धनी सरस होई ररी मुई आई समेटऊ पंख। इस पंक्ति में नागमती कहती हैं कि उनका खून जो है वो ढल गया है, यानी कि खून जो है वो आंसू बनकर बह चुका है, मांस गल गया है, हड्डियां शंख की तरह सूख गई हैं। अपने पति के वियोग में नागमती सारस की तरह पतली हो गई है, आकर उसके पंख समेट लो। कहने का अभिप्राय है कि पति वियोग में नागमती सूख कर कांटा हो गई है, तुम जल्दी से आ जाओ और मरने से पहले उसे बचा लो, नागमती को तुम्हारा इंतजार है। तुम बिनु कंता धनी हरई तन तितनु बाडोल, तेही पर बिरही जराई के चहे उड़ावे झोल। इन पंक्तियों का आशय बताएं। इस पद में पति के बिना पत्नी पेड़ के पत्तों की भांति हो गई है। एक पवन का झोंका जैसे पत्ते को उड़ा ले जाता है, ऐसे ही छोटे छोटे से जो दुख हैं वो भी व्यक्ति को नष्ट करने में समर्थ हो जाते हैं। इसी विरह रूपी अग्नि में तुम्हारी विरहणी जल रही है। कवि ने नागमती की विरह का मार्मिक चित्रण किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अब ये जो प्रश्न हैं ये आपके एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, यानी कि जो आपकी किताब में दिए हुए हैं ये वो प्रश्न है। इससे पहले हमने जो प्रश्न किए वो इस पार्ट के इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो आपकी किताब से अलग थे, जो इस चैप्टर में और दूसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी के प्रश्न हैं।
अघन मास की विशेषता बताते हुए नागमती की विरह व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अघन मास में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। यह परिवर्तन नागमती के लिए बहुत ज़्यादा कष्टप्रद हो रहा है। नागमती दिन तो किसी तरीके से काट लेती है, किंतु रात में उसे अपने प्रिय की याद आने लगती है। उसे ये वेदना बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो घर में अकेली है। उसकी स्थिति रात भर जलने वाले दीपक की तरह हो गई है। जैसे बाती रात भर दीपक में जलती रहती है, वैसे ही नागमती भी रात भर विरह की अग्नि में जलती रहती है। सर्दियों में जो ठंड है वो उसके हृदय को कपकपा रही है। वो सोचती है कि यदि उसके प्रिय उसके साथ होते तो ये ठंड वो आसानी से सहन कर लेती, लेकिन विरह के कारण ये ठंड भी जो है वो दुगनी हो गई है। प्रिय की अनुपस्थिति में नागमती को श्रृंगार करना भी अच्छा नहीं लग रहा। विरह की अग्नि में नागमती अंदर ही अंदर जलती हैं और बाहर की ठंड का कोई भी प्रभाव उस विरह की अग्नि पर नहीं पड़ता। जियत खाई मुहि ना छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन करें। नागमती के पति के वियोग की तुलना इस पंक्ति में बाज से की गई है। जिस प्रकार बाज अपने भोजन को नोच नोच कर खाता है, उसी तरह ये जो वियोग है, ये जो विरह की अग्नि है, वो भी नागमती को नोच नोच कर खा रही है। जैसे बाज अपने शिकार पर नज़र गड़ाए रहता है, उसी प्रकार ये जो वियोग है ये नागमती पर नज़र गड़ाए बैठा है। और वो कहती हैं कि प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये मुझे विरह का ये जो बाज है ये मुझे खा रहा है और ये मुझे जीते जी खा जाएगा, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। ये प्रश्न तो हम कर चुके हैं, अभी रिपीटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, माघ महीने में वरेणी को क्या अनुभूति होती है? माघ के महीने में ठंड अपने चरम पर रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, चारों तरफ कोहरा छाया रहता है और ये स्थिति नागमती के लिए बहुत ज़्यादा कष्टप्रद है। उसे अच्छी नहीं लग रही है वाली स्थिति। इसमें विरह की पीड़ा मृत्यु के समान है। अगर नागमती का पति वापस नहीं आता तो ये ठंड उसे खा जाएगी। माघ के महीने में उसके अंदर काम की भावना भी उत्पन्न होती है। प्रिय से मिलने की व्याकुलता बढ़ जाती है। माघ मास की बारिश जो है वो उसके विरह को बढ़ा देती है। माघ की बारिश में भीगे हुए गीले कपड़े और आभूषण उसे तीर की तरह चुभ रहे हैं। उसे श्रृंगार करना अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि अपने पति के बिना नागमती जो है वो कोई श्रृंगार नहीं करना चाहती, उसे कोई श्रृंगार करना अच्छा नहीं लग रहा है। और बारिश में जो उसके कपड़े, उसके आंसुओं की बारिश में जो उसके कपड़े भीग गए हैं और उसके जो आभूषण हैं वो सब उसे तीर के समान चुभ रहे हैं, यानी कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगला प्रश्न, वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढाके किस माह में गिरते हैं? इससे वरेणी का क्या संबंध है? फागुन के मास में वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढाके गिरने लगती हैं। फागुन के मास में वरेणी के लिए ये माह बहुत दुखदाई है। चारों ओर गिरती हुई पत्तियां उसे अपनी टूटती आशा के समान लगती हैं। हर एक गिरता पत्ता उसके मन में उपस्थित आशा को धूमिल करता है कि उसके प्रियतम जल्दी आएंगे। पत्तों का पीला रंग उसकी शरीर की स्थिति को बयान कर रहा है। जैसे अपना कार्यकाल पूरा हो जाने पर पत्ते जो है वो पीले रंग के हो जाते हैं, ऐसे ही प्रियतम की विरह में जल रही नायिका का जो रंग है, जो उसका शरीर है, वो भी पीला पड़ने लगा है। फागुन मास उस दुख को शांत करने के स्थान पर और ज़्यादा बढ़ा रहा है। फागुन का अंत होने तक वृक्षों पर नई कोपलें, नए फूल आने लगते हैं, परंतु नागमती के जीवन में सुख का पुनः आगमन कब होगा ये कहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या करें। दोस्तों, इनकी जो व्याख्या है इन पंक्तियों की, ये हम पीछे भी कर चुके हैं प्रश्नों में, तो इन पंक्तियों की व्याख्या मैं आपको बोल कर नहीं बताऊंगी, मैं इनको स्क्रीन पर मूव ऑन करूंगी, स्क्रीन स्क्रॉल करूंगी और आप साथ साथ इन पंक्तियों की व्याख्या जो है वो पढ़ते चलें। पहली पंक्ति है, पियू से कहे संदेष्टा है भोरा है काग, सो धनी बिरही जरी मुई तेहिक दुआ हम लाग, यानी कि मेरे प्रिय से मेरा संदेशा कह देना, हे भवरे हे कौवे, मेरे प्रिय से मेरा संदेशा कह देना कि उनकी विरह की अग्नि में जो है वो उनकी पत्नी जल चुकी है और उस अग्नि के धुएं से ही हम काले हो गए हैं। अगला, रकत ढरा मास उगरा हाड़ भय सब संख, धनी सारस होई ररी मुई आई समेटहु पंख। कहती हैं कि रक्त जो है वो मेरा आंसुओं में ढल चुका है, मांस मेरा गल चुका है, हाड़ यानी हड्डियां जो हैं वो शंख के समान खोखली हो चुकी हैं। और कहती हैं कि मेरी स्थिति उस सारस के समान हो गई है जो अपनी मृत्यु के कगार पर है। उस मरे हुई सारस के समान मेरी स्थिति हो गई है। उनसे कहना कि वो आकर मेरे पंख समेट लें। तुम बिनु कंता धनी हरई तनु तिरवर भर डोल, तेही पर बिरही जरई के चाहे उड़ावे झोल, ये तंजारो छार के कहो कि पवन उड़ाव, तेही मारग होई परो कंत धरे जय पाव। दोस्तों, ये जो चारों व्याख्याएं हैं, ये जो चारों आपको
एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, व्याख्या करने के लिए। क, ख, ग और नीचे वाली पंक्ति घ, चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं इन्हें आपको पढ़कर नहीं बता रही हूँ, मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रही हूँ। आप स्क्रीन पर इन चारों की व्याख्या जो है वो पढ़ते चलें, तो आपको वो ज़्यादा आसान लगेगा। तो चलिए, दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप इसको नहीं कह सकते हो एग्ज़ाम की दृष्टि से। वैसे प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन एग्ज़ाम में शायद से ये ना आए, एग्ज़ाम में आने लायक उतना महत्वपूर्ण ये प्रश्न नहीं है। फिर भी स्क्रीन पर मैं इसका आंसर आपको दिखाती चलूँगी, हम स्क्रीन को स्क्रॉल करते चलेंगे, तो आप एक बार इसे पढ़ ज़रूर लें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये मैंने ले लिया है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो हो सकता है कि आपके अध्यापक या अध्यापिका आपको इसका उत्तर लिखने के लिए कहें, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको इसे बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप एक बार पढ़ ज़रूर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके अध्यापक अध्यापिका आपको इसे सॉल्व करने के लिए कहें, राइट। तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। दोस्तों ये है आपका अपना चैनल इंग्लिश शिक्षा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपकी इसी तरह के स्टडी मटेरियल के लिए, इसी तरह के क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ना सिर्फ हिंदी के बल्कि आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर, उनकी आंसर कीज़, मॉडल टेस्ट पेपर और CBSE से आने वाले अपडेट्स को सबसे पहले हासिल करने के लिए आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।